हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना यूनिट 1 का पार्ट 3, जिसमें हम फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट को कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक और एक्ट का इंपॉर्टेंस बताया था, जो कि था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो वो भी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का जो था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों एक्ट्स का जो चांसेस है पेपर में आने की वो बहुत ज्यादा है। या तो दोनों आ सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक आ सकता है, या फिर दोनों में चॉइस भी आ सकती है। ठीक है, तो ये जो दोनों एक्ट है इसको आप लोग फर्स्ट यूनिट में अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक, अब देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बेसिकली था क्या। ठीक है, तो द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इनैक्टेड एंड अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट रिसीव्स रॉयल असेंट ऑन 18 जुलाई 1947। ठीक है, तो जैसे मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को किसने शुरू किया था, किसने अडॉप्ट किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, उसी तरीके से जो मेरा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसको भी मेरी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही इनैक्ट और अडॉप्ट किया था। और इसको रॉयल असेंट कब मिली थी? इसको रॉयल असेंट मिली थी 18 जुलाई 1947 में। तभी इसका जो लास्ट में जो आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तभी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रॉयल असेंट इसको मिली थी वो मिली थी 18 जुलाई 1947 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्रिएट्स टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, इंडिया हिंदू एंड पाकिस्तान मुस्लिम। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब बनाया गया तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा जो पूरा देश होगा उसको क्या था, उसको दो डोमिनियंस में यहाँ पर डिवाइड किया गया, या ये बोल सकते हो कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और वो जो दोनों पार्ट्स थे वो क्या थे? वो इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंडेंट नहीं था। दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस में डिवाइड किया गया। वो डोमिनियंस क्या थे? वो डोमिनियंस थे, एक था इंडिया जिसमें सारे हिंदू थे, और एक था पाकिस्तान जिसमें सारे मुस्लिम लोग थे। ठीक है, फिर है द प्रोविंसेस विच वर फॉर्मली एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश आर अटैच्ड टू वन और अदर ऑफ दीज टू स्टेट डिपेंडिंग ऑन वेदर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज हिंदू और मुस्लिम। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो भी प्रोविंसेस थे, जो कि कौन एडमिनिस्टर करता था डायरेक्टली? जो भी ब्रिटिश जो लोग थे, जो प्रोविंसेस वो लोग डील करते थे, वो डिपेंड करता था कि वो किस दोनों में से कौन से प्रोविंसेस में जाएगा, या तो वो हिंदू में जाएगा या तो वो मुस्लिम पे जाएगा। और ये किस पे, ये कैसे हम लोग डिसाइड करते थे? ये हम लोग डिसाइड करते थे जो भी पॉपुलेशन की जो मेजॉरिटी थी, अगर हिंदू ज्यादा थे तो वो वहां जाते थे, और अगर मुस्लिम की मेजॉरिटी ज्यादा थी तो वो वहां जाता था। ठीक है, फिर है द प्रिंसली स्टेट्स आर फ्री टू डिसाइड वेदर दे बिलोंग टू पाकिस्तान और इंडिया। और यहाँ पर जैसे दो डोमिनेंस जो क्रिएट की गई, इंडिया और पाकिस्तान, तो जो भी मेरे प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ये राइट मिली थी कि वो फ्रीली अपना डिसीजन ले सकते हैं कि या तो उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा या तो इंडिया। मतलब उनके पास ये चॉइस थी दोनों में से किसी एक को चूज करने की, या तो पाकिस्तान या तो इंडिया। ठीक है, फिर अब ये तो हमें पता ही है कि इंडिया ऑब्टेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक, और ये एक्ट कब आया था? 18 जुलाई 1947 में। तो अभी ये एक ओवरव्यू है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या था। अभी के लिए समझ लो कि ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने शुरू किया था, और ये एक्ट शुरू कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि दो इंडिपेंडेंट डोमिनेंस क्रिएट होंगी, एक होगा इंडिया और एक होगा पाकिस्तान। इंडिया के अंदर सारे हिंदू लोग होंगे, पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम्स लोग आएंगे, और जितनी मेरी प्रिंसली स्टेट है, जो मैंने यहाँ पर बताया ना कि प्रिंसली स्टेट जो है उनके पास ये फ्रीडम होगी चूज करने की दोनों में से कोई भी एक डोमिनियंस। और ये तो हमें पता ही है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, अब है द 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। जैसे मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो भी मेरा किसका एक्ट था? पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का। उसी तरीके से मेरा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी किसका एक्ट है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके। ठीक है, दैट पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वही चीज मैंने बताई कि जो भी मेरा उस टाइम पे प्रेजेंट, जो मेरा ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया का कॉन्सेप्ट था, उन लोगों ने क्या किया कि एक एक्ट बनाया। किसने बनाया? वो एक्ट बनाया मेरी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने या फिर पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने। और उस एक्ट में क्या था कि जो भी मेरी ब्रिटिश इंडिया होगी उसको हम दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस में तोड़ देंगे या डिवाइड कर देंगे। एक होगा मेरा इंडिया और एक होगा मेरा पाकिस्तान। इंडिया के अंदर मेरे हिंदू लोग होंगे और पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम्स लोग होंगे। ठीक है, उसके बाद है वो तो मैंने बता ही दिया, द एक्ट रिसीव्ड द रॉयल असेंट ऑन 18 जुलाई 1947 एंड दस इंडिया एंड पाकिस्तान comprising West modern day Pakistan and East modern day Bangladesh regions came into being on 15th of August। ठीक है,
तो इसमें क्या हुआ कि इंडिया एंड पाकिस्तान तो दो डोमिनेंस बने, और इसी के साथ साथ वेस्ट का जो भी एरिया था, जो कि अभी के टाइम पे जिसको पाकिस्तान कहते हैं वो, और जितना भी ईस्ट का एरिया था जो कि अभी के टाइम पे बांग्लादेश है, ये जो भी रीजन्स थे ये मेरे फॉर्म हुए थे। कब फॉर्म हुए थे? 15 अगस्त में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि हमने क्या किया, हमने ब्रिटिश इंडिया को दो में कन्वर्ट किया, इंडिया और पाकिस्तान में, और यहीं से मेरा क्या हुआ, वेस्ट के साइड पे पाकिस्तान का ओरिजिन हुआ और ईस्ट के साइड पे बांग्लादेश जिसको अभी कहते हैं, वो चीज ओरिजिनेट हुई थी मेरी 15 अगस्त में। अब है द लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द मुस्लिम लीग एंड द सिख कम्युनिटी केम टू एन एग्रीमेंट विद लॉर्ड माउंटबैटन ऑन व्हाट हैज टू बी नोन एज 3 जून प्लान और माउंटबैटन प्लान। दिस प्लान वाज द लास्ट प्लान फॉर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस से पहले का जो प्लान था, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंस से पहले जो प्लान आया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था 3 जून प्लान। 3 जून प्लान, या फिर इसको माउंटबैटन प्लान भी बोलते थे। अब इसको माउंटबैटन प्लान क्यों बोलते थे? क्योंकि उस टाइम पे वहां के जो लॉर्ड थे, वो लॉर्ड कौन थे? वो लॉर्ड माउंटबैटन थे। जो भी बोल सकते हो कि वहां के जो हेड थे वो लॉर्ड माउंटबैटन थे, और ये प्लान उन्हीं के अंडर आया था, इसीलिए इस प्लान का नाम 3 जून प्लान या फिर माउंटबैटन प्लान रखा गया था। ठीक है, और इसके अंदर क्या थे कि इसके अंदर बहुत से लोगों की अग्रीमेंट थी, मतलब बहुत से लोग जो थे उन्होंने अग्री करके इस प्लान को बनाया था। और वो लोग कौन से थे? कुछ थे मेरे लेजिस्लेटर रिप्रेजेंटेटिव जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, कुछ मुस्लिम लीग के लोग थे, और कुछ सिख कम्युनिटी के लोग थे। ये सब आपस में आए, ये एक अग्रीमेंट में आए लॉर्ड माउंटबैटन के साथ, और इन लोगों ने एक प्लान बनाया। ठीक है, अब आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो कि मेरे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में आते हैं। सो द एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस वर, सबसे पहले डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 न्यू डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। तो ये तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है कि पार्टीशन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल एंड पंजाब बिटवीन 2 न्यू कंट्रीज। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो मेरे प्रोविंसेस थे, जो भी मेरे प्रोविंसेस थे, कौन से थे? बंगाल के थे, और पंजाब जो था उस समय, वहां क्या था, वहां हमें पार्टीशन करना था, उसको हमें तोड़ना था। ये दो न्यू कंट्रीज है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान में हमें बंगाल और पंजाब को तोड़ना था। ये इसका सेकेंड प्रोविजन था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में क्या होता है, पेपर में आता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के फीचर्स बताइए या फिर इसके प्रोविजंस बताइए। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा लंबी थ्योरी तो याद रहेगी नहीं, जो उसके मेन पॉइंट्स है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेन पॉइंट्स हाईलाइट करके लिखे हैं। कि पहला पॉइंट तो ये था कि ब्रिटिश इंडिया दो डोमिनियंस में कन्वर्ट हो गया था। दूसरा पॉइंट ये था कि हमें प्रोविंसेस जो थे मेरे बंगाल और पंजाब के, उसको हमें पार्टीशन करना था, उसको हमें तोड़ना था दो न्यू कंट्रीज में। अब ये दो न्यू कंट्रीज कौन सी थी? इंडिया और पाकिस्तान की। ठीक है, फिर है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल इन ईच ऑफ द 2 न्यू कंट्रीज एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द क्राउन। अब जैसे कि मेरी दो कंट्रीज यहाँ पर फॉर्म हुई थी, जब या फिर दो डोमिनियंस जो फॉर्म हुए थे इंडिया और पाकिस्तान, तो इसके अंदर हमें गवर्नर जनरल का इलेक्शन करवाना था, और उसका जो एस्टैब्लिशमेंट था, मतलब गवर्नर जनरल का जो ऑफिस था, उसको एस्टैब्लिश करके वहां पर गवर्नर जनरल को बेसिकली नियुक्त करना था या फिर उसको बनाना था। ठीक है, दूसरा फिर है कन्फरल ऑफ द कंप्लीट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी अपॉन द रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द 2 न्यू कंट्रीज। मतलब इसका मतलब यही है कि जो भी अथॉरिटीज हैं लेजिस्लेटर्स के रिलेटेड, वो उसका जो कंप्लीट कंट्रोल है वो हमें बांटना है जो भी मेरे पर्टिकुलर कंट्रीज हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मतलब कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो अलग होगी, और पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो अलग होगी। तो वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर हमें इन दोनों कंट्रीज में गवर्नर जनरल को अपॉइंट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी मेरी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, इन दोनों कंट्रीज की जो भी रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उनको हमें ये चीजें एलोकेट कर देनी है। ठीक है, तो ये इसके 4 प्रोविजंस थे। इसके आगे क्या था? इसके आगे था टर्मिनेशन ऑफ ब्रिटिश सुजरैनिटी। अब इसका क्या मतलब है? ये वर्ड था, इसका मतलब होता है कि जो ब्रिटिश का कंट्रोल था उसको टर्मिनेट करना, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था इंडिया के ऊपर। तो ये जो कंट्रोल था मेरा ब्रिटिशर्स का, किसके ऊपर? जो भी प्रिंसली स्टेट के ऊपर जो भी कंट्रोल था मेरे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको हमें खत्म करना था। और ये कब से इफेक्ट होता था? ये इफेक्ट हुआ 15 अगस्त 1947 एंड रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ स्टेट्स टू रिमेन इंडिपेंडेंट और एक्सटेट टू ईदर डोमिनियन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही चीज है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये भी था कि हमें टर्मिनेट करना है या फिर खत्म करना है जो भी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था प्रिंसली स्टेट के ऊपर। और ये कब से लागू हुआ? ये लागू हुआ 15 अगस्त 1947 में।
ताकि जो मेरे स्टेट्स हैं, जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके पास राइट हो कि वो इंडिपेंडेंट हो। और जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रिंसली स्टेट्स को क्या था, प्रिंसली स्टेट्स को ये प्रोविजन मिला या फिर उनको ये फ्रीडम मिली कि वो चूज कर सके कि उनको दोनों में से कौन से डोमिनियंस में जाना है, तो उनको फ्री कर दिया गया। फिर है एबॉलिशन ऑफ द यूज ऑफ द टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश मोनार्क। दिस वाज सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूटेड बाय किंग जॉर्ज सिक्स्थ बाय रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑन 22 जून 1948। इसका क्या मतलब है? एबॉलिशन का मतलब होता है कि किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को एबॉलिश करना। तो जो टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया का मेरे ब्रिटिश मोनार्क के पास या फिर ब्रिटिश जो राजा के पास जो टाइटल आता था या फिर जिससे उनको बोल सकते हो, जिससे उनको माना जाता था, जिससे उनको बोला जाता था कि आप एम्परर है इंडिया के, तो वो चीज यहाँ पर खत्म कर दी गई थी। और ये कब खत्म करी गई थी? ये खत्म गई थी किंग जॉर्ज जो सिक्स्थ थे उस टाइम के 22 जून 1948 में ये चीज मेरी खत्म कर दी गई थी इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर है द एक्ट ऑल्सो मेड प्रोविजन फॉर द डिवीजन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी एसेट्रा बिटवीन द टू न्यू कंट्री इंक्लूडिंग इन पर्टिकुलर द डिवीजन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो यहाँ पर ये भी प्रोविजन बनाया गया था कि जो भी जॉइंट प्रॉपर्टी होगी, जॉइंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को बिलोंग करती है, तो इस प्रॉपर्टी का कैसे कैसे डिवीजन होगा वो भी इस एक्ट में बताया गया था प्रोविजंस के थ्रू। और यहाँ पर ये भी चीज बताई गई थी कि जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस होंगी उनका डिवीजन पर्टिकुलरली कैसे होगा। ठीक है, तो ये है मेरा सारा प्रोविजंस मेरे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।